मान लीजिए कि आप किसी टेस्ट में बैठे हुए हैं, वो एमडीके टेस्ट हो, ईके टेस्ट हो या कोई भी एमसीक्यूज टाइप टेस्ट आपसे कंडक्ट की जा रही हो, और आपके सामने एक सवाल आता है, एक एमसीक्यूज आता है कि भाई रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम बताइए क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 0.29 एंगस्ट्रॉम है या 0.529 एंगस्ट्रॉम है या 84 एंगस्ट्रॉम है या 8.46 एंगस्ट्रॉम है। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, देखते हैं कि कौन कौन कर सकता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अब आप सोचें कि ये तो फोर्थ ऑर्बिट का पूछा जा रहा है, ऐसे फिफ्थ ऑर्बिट का भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट का भी पूछा जा सकता है, आपसे सेवेंथ ऑर्बिट का भी पूछा जा सकता है। क्या आप सब ऑर्बिट्स के रेडियस जो है याद कर सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, आप याद नहीं कर सकते। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊं कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएँ तो आप फिंगर टिप्स पे उसको सॉल्व कर सकें, उसी वक्त जो है कैलकुलेट करके फौरन आंसर, राइट आंसर क्लिक कर सकें, टिक कर सकें। तो चलिए जुड़े रहिएगा, आखिर में आपको मैं उस फार्मूला पे लेके जाऊंगा जो कि आपको याद करने वाली चीज़ है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है और उससे आपके इस तरह के सारे सवाल हल हो जाएंगे। पहले अब ये थोड़ा सा डिटेल में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं उस फार्मूला पे आने से पहले कि क्या ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से आखिर रिलेटेड है, कौन सी टॉपिक का ये पार्ट है। तो हम कहेंगे ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल से और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं। हम कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, तो आप समझ जाइए कि एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल अप्लाई होगा। आपसे पूछा जाए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, आप समझ जाइए कि एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, आप समझ जाइए कि इट इज एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन टू ऑर्बिट्स, आप समझ जाइए इट इज फ्रॉम दी एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, अच्छा जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज जो है बिटवीन टू ऑर्बिट्स, ये डिपेंड कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम हमेशा टाइप ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुआ है, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया है या इलेक्ट्रॉन ने इमिट किया है, उसको आइडेंटिफाई करके हम जो है मालूम कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन टू ऑर्बिट्स। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। अच्छा जी, तो टाइप ऑफ रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है? रेडिएशंस जो होते हैं, एक रेडिएशन दूसरे से जो डिफरेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे होता है या वेव नंबर के बेस पे होता है। तो आप किसी भी रेडिएशन जो इमिट हुआ हो, एब्जॉर्ब हुआ हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने से या उसकी वेव नंबर फाइंड आउट करने से। ठीक है, तो अगर आपको इन 6 में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझ जाइए कि इट इज फ्रॉम दी एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। तो अब इन 6 की 6 जो है हमारी चीज़ें, इन सारी 6 की 6 पैरामीटर्स जो हैं इनके इक्वेशंस हैं और वो इक्वेशंस सिंपली आपने याद रखने हैं। ठीक है, 6 इक्वेशंस आपने याद रखनी है और एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल से जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो क्रैक कर लेंगे। ठीक है, कितने भी एमसीक्यूज आए वो आप क्रैक कर लेंगे और इस टॉपिक में से अक्सर करके कोई ना कोई एक क्वेश्चन दे ही देते हैं। इन 6 टॉपिक्स में से, इन 6 पैरामीटर्स में से कोई ना कोई पैरामीटर पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं, जस्ट उनके फार्मूला याद रखने हैं हमें। उनके फार्मूला पे को मैं डेफिनेटली आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या वो लिस्ट बना के दे दूंगा आपको कि जो आपने फार्मूला याद करने हैं और आपने फिंगर टिप्स पे यूं क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। बट उससे पहले हम जाते हैं कि इनके इक्वेशंस जो है वो ड्राइव कैसे की गई, इनकी इक्वेशंस कैसे ड्राइव की गई। तो हम कहेंगे कि इनकी जो इक्वेशंस हैं, सारी जो पैरामीटर्स हैं, इनकी सारी इक्वेशंस जो हैं वो बेसिकली ड्राइव्ड हैं बाय यूजिंग दी 2 फार्मूली व्हिच वर मेंशन्ड इन दी बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर्स पोस्टुलेट में बोहर ने 2 हमें फार्मूली बताए थे, जिन फार्मूली को यूज करते हुए हमने ये 6 पैरामीटर्स के फार्मूली जो है ड्राइव किए हैं। कौन से फार्मूली उसने बताए थे? उसने पहला बताया था कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं आप। तो उसने कहा था आप जब भी एनर्जी डिफरेंस होता है 2 ऑर्बिट्स के बीच में, तो आप कंसीडर कर लिया करें कि वो डेल्टा ई जो है वो बराबर है एच न्यू के। ठीक है, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। और दूसरा उसने कहा था कि एक और अजम्पशन आप कर लीजिए
कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन की होती है इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एंगुलर मोमेंटम को वैसे एमवीआर कहते हैं। तो ये एमवीआर बराबर होती है n टाइम्स h ऑफ 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, ठीक है, n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। तो ये हमें दो फार्मूली याद रखने हैं और हम सारों के सारे 6 पैरामीटर्स की इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहले जो दो हैं इन पैरामीटर्स की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को कैसे हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं और उस इक्वेशन को लास्ट में हम याद करेंगे। तो आपने जुड़े रहना है, मैंने जुड़े रहना है और मैंने आपको लास्ट में एक टेबल बना देनी है इक्वेशन की, जिनको आपने याद करना है और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज आप बिल्कुल सेकंड्स में क्रैक कर सकेंगे। आपको मैं जो इक्वेशंस बताऊंगा वो बिल्कुल ही सिंपल सी इक्वेशंस हैं और उनको कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, तकरीबन कांस्टेंट्स ही हैं और वो कांस्टेंट्स आपने सारी इक्वेशंस में सेम यूज हो रहे हैं और वो याद रखने हैं, तो आपकी क्वेश्चंस क्लियर हो जाने हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। किसी भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में अगर हमें कहा जाए कि उसका रेडियस बताए किसी भी ऑर्बिट का, या हमें कहा जाए कि उसका कोई इलेक्ट्रॉन हमें बताया जाए कि इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताएं, बात सेम ही है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे उस इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें कंसीडर करना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरह से ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है उसको बोहर ने कंसीडर किया था कि वो एज अ सर्कुलर मोशन जो है अडॉप्ट कर रहा था, किए हुए है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में मौजूद है। अगर सर्कुलर मोशन में मौजूद है इलेक्ट्रॉन तो फिर इसका मतलब है उसको दो फोर्सेस लगनी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो ऑर्बिट अपना हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। एक हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है, जो सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा होता है, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि उसको सेंटर से दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, इसीलिए मिडिल पाथ वो सर्कुलर पाथ वो फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डेफिनेटली हमारा कोलम्स फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे वो ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली कोलम्स फोर्स है। इक्वेशन हमारे पास ये मौजूद होती है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है जी। के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे Q1 हमारा क्या है, Q1 हम कंसीडर कर रहे हैं कि इट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बराबर होती है एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। और Q2 जो है वो हमारी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो Q2 को की जगह हम E नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसीलिए ये इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू के जेड ई प्लस इंटू जेड ई माइनस अपॉन जो है R स्क्वायर हमारा सेम रहेगा। तो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को यूज करते हुए के का कांस्टेंट जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो के की जगह अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो हमारा फोर्स की इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, जेड ई प्लस मल्टीप्लाई बाय ई माइनस जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा ये वाला सेम ही रहा, जस्ट हमने के की यहाँ पे वैल्यू पुट की है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं तो इसीलिए हम ई प्लस और ई माइनस की बजाय हम ई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन और मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इसी तरह हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो सिंपल सी उसकी जो हमारी इक्वेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वही सेम ही अप्लाई होगी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इन एन ऑर्बिट, स्टेबली मूविंग इन एन ऑर्बिट, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन भी हमारे पास मौजूद है, और हमें मालूम क्या करना है, बेसिकली आर के लिए यानी रेडियस के लिए इक्वेशन निकालनी है। तो हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज इस तरह से करना होगा
कि हम आर एक साइड पे लेके आ जाएं, लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएं, ठीक है। तो हम देखें कि इसमें आर स्क्वायर है, इधर आर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि हम रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करके हम आर को इस साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। आर बराबर बन जाएगा हमारे जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए अब हम मालूम कर सकते हैं कि रेडियस जो है क्या है किसी भी nth ऑर्बिट का, ठीक है। बट इसमें मसला है कि हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, सारे तो कांस्टेंट है, दूसरे सारे कांस्टेंट हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन एटॉमिक नंबर भी हमें मिल जाएगा इजीली, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज या प्रोटॉन की चार्ज भी कांस्टेंट है। बट ये जो v है उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, और यहाँ पे हमें हेल्प आउट किया बोहर्स पोस्टुलेट्स ने। मैंने जो आपको बताया था कि दो इक्वेशंस जो बोहर्स पोस्टुलेट में मौजूद थी, उन दोनों को यूज करते हुए हम सारी इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे हम बोहर्स पोस्टुलेट ही यूज करेंगे ताकि हम v को जो है कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, तो बोहर्स पोस्टुलेट के मुताबिक एम वी आर बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होती है n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी NH अपॉन 2 पाई एम आर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे तो v स्क्वायर मौजूद है, तो हम इस सारे को स्क्वायर आउट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब यही v स्क्वायर का वैल्यू जो है हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 रही। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो इस तरह से कुछ सिचुएशन बन जाएगी। ये हमारी वो वी स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारा सेम फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये वाला वी स्क्वायर की वैल्यू की जगह पे हमने ये रख दिया हुआ है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 4 पाई में कैंसिल हो रहा है, तो पाई का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 4 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और m यहाँ पे मौजूद है तो m यहाँ पे कैंसिल आउट करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर की जगह m बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड 4 क्योंकि कैंसिल आउट हो गया था, तो z हमारा यहाँ पे बचा हुआ है z बाय एम ई स्क्वायर। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें जो जो कांस्टेंट्स हैं उनको अगर हम साइड में करें, और जो कांस्टेंट नहीं है, जो वेरिएबल हैं, उनको अगर साइड में करें तो हम कुछ इस तरह से इक्वेशन में पहुंच जाते हैं। ऊपर से हम देखें तो n जो है वेरिएबल है, और नीचे से z जो है एटॉमिक नंबर वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट है कि आपके पास एटम कौन सा है, ठीक है। इनको हमने साइड लाइन कर दिया, इनको अलग कर दिया, बाकी हमारे दूसरे जो कांस्टेंट हैं उनको हमने अलग कर दिया। हमारे पास h भी कांस्टेंट है, ब्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट को ए नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको कहा जाता है बोहर्स कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो हम इन सारों की जगह ए नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि रेडियस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट जो कि बोहर्स कांस्टेंट है अपॉन जेड, ठीक है। तो अब ए नॉट की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो आती है 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो दो वेरिएबल्स हैं वो हैं, हमारे पास ऑर्बिट कौन सा पूछा जा रहा है जिसका रेडियस हमें मालूम करना है, और चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एटम का, जिसके एटम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इजीली हम रेडियस मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे एमसीक्यूज में पूछा गया था हमसे कि भाई रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएं, तो हमने क्या कहा, हाइड्रोजन एटम हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, z इज टू 1, और 4th का पूछा जा रहा है तो 4 n की जगह 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 16 बन जाएगा, 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 से, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 8.46 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके ऑप्शन में देखना है आपने, और वो आपको
इजीली करेक्ट ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सिंपल सी इक्वेशन है रेडियस को मालूम करने के लिए, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, और सारा का सारा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ MCQs टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हेलो, के बोहर थ्योरी के रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये इस कुछ जो 2-3 दिन से हम लेक्चर्स कर रहे हैं उसमें बोहर थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs आ सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक MCQs लेके आए हुए हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपसे पूछी जाए, कोई शेल दिया जाए कि भाई एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप उसकी एनर्जी बताएं, और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये 4 ऑप्शंस में से आप सही टिक तब भी कर पाओगे जब आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी आती हो किसी भी शेल में। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि एल शेल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एल शेल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है वो आप याद कर लो। आप याद नहीं कर सकते। 7 शेल्स हैं, आप 7 वैल्यूज कैसे याद करेंगे? तो डेफिनेटली आपको फिर कोई फार्मूला आना चाहिए जिसको यूज करते हुए आप किसी भी आपको शेल गिवन हो एट अ गिवन टाइम, आपके टेस्ट के दौरान आप फौरन उसको क्लिक कर सकें, उसको जो ना क्रैक कर सकें, आप उसको कैलकुलेट कर सकें। तो डेफिनेटली हमें एक सिंपल फार्मूला चाहिए। तो वो सिंपल फार्मूला मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए, एनर्जी की ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में पूछी जाए, तो आप किस तरह से एक सिंपल से फार्मूला को यूज करते हुए इजीली आप कैलकुलेट करके और राइट आंसर को टिक कर सकते हो और अपनी मार्क्स सिक्योर कर सकते हो उस क्वेश्चन की। तो इसको मैं डेफिनेटली आपको लास्ट में बताने वाला हूँ इस वीडियो के, और उससे पहले हम उस फार्मूला को ड्राइव करते हैं और पहले ये समझते हैं कि आखिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या होता है, ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। और अगर आप MCQs टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो फिर आप वीडियो को जो है स्किप करके आप लास्ट में जाके वो फार्मूला सिर्फ देख लो। ठीक है, और अगर आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना जा रहे हो तो जुड़े रहिएगा। आइए हम मिलके सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया ही कहाँ से कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसकी एनर्जी का कंसेप्ट, उसके पास एनर्जी होने का कंसेप्ट आया कहाँ से था। तो ये बेसिकली बोहर्स कंसेप्ट है, बोहर्स थ्योरी का कंसेप्ट है। और बोहर्स पोस्टुलेट क्या था? बोहर का पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी किसी भी ऑर्बिट में मौजूद होता है तो उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है, और हर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होती है, यानी हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है उस हिसाब से उसके पास एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये बोहर का पोस्टुलेट था। अब हम आते हैं कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी किसी ऑर्बिट में मौजूद है, बट इलेक्ट्रॉन तो मूविंग बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कौन सी टाइप की है? काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जब भी मौजूद होता है तो उसके पास 2 टाइप की एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होती है। पोटेंशियल एनर्जी उसके पास क्यों मौजूद होती है? बिकॉज वो जब भी किसी ऑर्बिट में मौजूद होता है तो वो बेसिकली कुछ डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस की कुछ डिस्टेंस पे मौजूद है, और अगेंस्ट द फोर्स मौजूद है, अगेंस्ट न्यूक्लियर फोर्स, अगेंस्ट द कोलम्स फोर्स मौजूद है। इसीलिए जो है हम इसको हम कहेंगे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, और जितना ज्यादा दूर वाले ऑर्बिट में मौजूद होगा उतनी ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्यों इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है? बिकॉज वो तो मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में, तो इसीलिए उसके पास सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके बराबर होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसी सर्कुलर मोशन में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की क्या होती है? 1/2 mv²। ये हमें जो है फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से पता है। ठीक है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी अगर मालूम करना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है? माइनस फोर्स यानी ऑब्जेक्ट के जहां जिस तरफ मूव कर रहा होता है उसके अगेंस्ट फोर्स उसके पास लग रहा होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है। तो माइनस फोर्स यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है अगेंस्ट उसके मोशन के, तो उसके मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बेसिकली कोलम्स फोर्स है, कोलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसका क्या फार्मूला होता है? कोलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला हमारे कोलम्स इक्वेशन के मुताबिक ZE²/4πε0 r², ये होता है। और इसकी माइनस वैल्यू इसीलिए है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को r से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो r² को कैंसिल कर देगी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा -ZE²/4πε0 r।
हमारे पास टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या मौजूद है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली बराबर है काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की भी हमने फार्मूला निकाल दिया हुआ है कि हाफ 1/2 mv² होता है, और हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी अभी ड्राइव कर लिया है कि वो -ZE²/4πε0r के बराबर होता है। तो अब इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। तो इनको अगर हम सम करने जाएं तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्योंकि प्लस की साइन है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगी, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। इस इक्वेशन में हमारे पास दूसरी तो सारी चीजें कांस्टेंट है, आर को भी मालूम करने का हमारे पास फार्मूला मौजूद है, क्योंकि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करने का, रेडियस ऑफ अ शेल को मालूम करने का हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी, जो है बोहर्स पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए। बट मसला ये है कि हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने में दिक्कत हो सकती है, तो हम ऐसा फार्मूला लाना चाह रहे हैं जो कि फार्मूला बिल्कुल भी इजी हो, बिल्कुल याद करने में इजी हो, और उसमें जो भी सारे पैरामीटर्स हों वो सारों के वैल्यूज कांस्टेंट हों, और सिर्फ 1-2 वेरिएबल्स हों जिनको वैल्यू पुट करें और हमें इजीली जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाए। तो इधर से हम v को कैंसिल आउट करना चाहेंगे, तो v को कैंसिल आउट करना है, mv² की जगह हम ऐसा फार्मूला लाएंगे, ऐसे पैरामीटर्स लाएंगे जिनके पैरामीटर्स के वैल्यूज इजीली हमें पता हों। तो हमें पता है कि mv² बराबर होता है ZE²/4πε0r। ये कहाँ से पता चला, ये हमें रेडियस का हम जब कैलकुलेट कर रहे थे रेडियस ऑफ शेल बोहर्स थ्योरी को यूज करते हुए, तो उसमें मैंने ये मेंशन करवा दिया हुआ था कि mv² बराबर होता है ZE²/4πε0r। तो यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है। तो mv² की जगह हम जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में हम देखेंगे ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ZE²/8πε0r, और ये वही का वही सेम टर्म रहेगा हमारे पास, और माइनस की साइन भी सेम रहेगी। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास सारा सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास सिंपल फार्मूला बन जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ZE²/8πε0r। वैल्यूज तकरीबन हमें नॉन है, Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो भी हमारे पास नॉन है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होगा, तो हम निकाल सकते हैं। बट हमें इस फार्मूला में एक चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है कि हमें R का वैल्यू जो है निकालने के लिए एक और अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अ शेल, शेल कौन सा मिला हुआ है हमें, जैसे इक्वेशन में मिला हुआ है एल शेल का निकालें, एनर्जी एल शेल की निकालें, तो एल शेल का रेडियस हमें मालूम करना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे R की वैल्यू भी अगर पुट कर दें, R का भी फार्मूला पुट कर दें, तो और हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो R का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, ये हमारे पास R का फार्मूला होता है, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो R की जगह ये जैसे हमारे पास सेम इक्वेशन आ गई, E = -ZE²/8πε0, और R की जगह हमने क्या किया, R क्योंकि डिवाइड में है तो इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको हम अगर मल्टीप्लाई में रखें तो उल्टा करके लिखेंगे, यानी नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा। नीचे वाला टर्म हमारे पास Z/me² था और नीचे वाला टर्म हमारे पास, ऊपर वाला टर्म था n²h²ε0, तो वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास देख रहे हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रही हैं, ये हमारे पास डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा पाई में, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा Z² और ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ई पावर 4 हो जाएगा, और m हमारे पास बच गया, ठीक है, माइनस की साइन वही रही। और यहाँ पे नीचे हमारे पास 8 बच गया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और n स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया फार्मूला का। अब हम इसमें से देखें कि वेरिएबल्स कौन से हैं और कौन से कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो हम देखेंगे कि ई जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, पावर 4 कांस्टेंट हमने अलग कर दिया, और कांस्टेंट ऊपर क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने साइड पे कर दिया, और ऊपर जो वेरिएबल है वो हमने साइड पे कर दिया, दैट इज Z², ठीक है। और डिवीजन में आए तो हमने देखा नीचे क्या हुआ, 8 हमारे पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, n स्क्वायर हमारे पास वेरिएबल है, हमने उसको अलग कर दिया। ये जो सारे कांस्टेंट है उनकी जगह हमने
के लिख लिया, ठीक है। और हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक सिंपल सा फार्मूला आ गया। हम कहेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम की जाती है, उसका क्या फार्मूला है। हम कहेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -k/(-n²), ठीक है। -k मल्टीप्लाई बाय 1/n²। 1 किसकी जगह रखा है, जेड स्क्वायर की जगह रखा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो जेड जो है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आ गया, और यही फार्मूला हमें याद रखना है सिर्फ, और कुछ भी याद नहीं रखना। और के की वैल्यू हमें याद रखनी है, जो कि है 2.18 × 10⁻18 जूल्स पर एटम। ये हमें दो चीजें सिर्फ याद रखनी, ये फार्मूला और ये के की वैल्यू। और उसके बाद फिर हमें कोई सा भी शेल मिले, हम उस शेल की एनर्जी आराम से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला जो हमारे पास अभी हमने निकाला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होती है -k/(1/n²। यही फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं तो इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। जैसे कि L जो है, N इज नंबर ऑफ शेल, K की वैल्यू हमें पता है -2.18 × 10⁻18 जूल्स पर एटम, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n²। n² का मतलब है शेल नंबर कौन सा है, तो k पहला शेल होता है, l दूसरा शेल होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर निकालें तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि इनमें से ही कोई एक ऑप्शन होगा। अब करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो अभी हम बोहर्स मॉडल से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ सकते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आज हम एक और न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आपने जुड़े रहना है और देखना है कि किस तरह से हम ट्रिक्स को यूज करते हुए, सिंपल फार्मूलाज को यूज करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके और उनसे उनको भी अपने जो है ना मार्क्स में काउंट करवा सकते हैं किसी भी एमसीक्यूज के टेस्ट में। तो हमारे पास सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि जंप कर रहा है शेल नंबर 5 से शेल नंबर 2 की तरफ। तो अब बताएं, जब ये शेल नंबर 5 से शेल नंबर 2 की तरफ आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज करेगा। अब जो फोटोन रिलीज होगा या जो एनर्जी रिलीज होगी, बताइए कि वो एनर्जी कितनी रिलीज हुई। ये एक न्यूमेरिकल है, इस तरह के आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा सवाल जब आ जाए तो आपने उसके लिए क्या करना है, कौन सा फार्मूला है आखिर के ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकें। आपको 5 से 2 तक ऑर्बिट्स, 5 ऑर्बिट से 2 ऑर्बिट को इधर पूछा गया है, पर कोई भी ऑर्बिट पूछा जा सकता है। अगर आपको वो फार्मूला पता हो तो आप इजीली कोई भी किसी भी सवाल, इस सवाल को किसी भी एंगल से पूछा जाए आप आंसर कर सकते हो। तो इसका जो है एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे, और उसको जो है यूज करते हुए इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन को। बट उससे पहले जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ इस सिंपल फार्मूला को जानने के लिए, वो स्किप करके वीडियो का एंड देख सकते हैं। अगर नहीं तो फिर जरा जुड़े रहिएगा और हम जरा लगे हाथ इसकी डेरिवेशन भी कर देते हैं इस फार्मूला की, कि ये फार्मूला आखिर बनेगा कैसे। चलिए डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। तो हमें क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि एक एटम है, एक एटम है, हाइड्रोजन एटम आप कंसीडर कर लो या कोई भी एटम कंसीडर कर लो। उसके ये 5 शेल्स डिस्कस किए गए हैं और कहा गया है कि जो 5वां नंबर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इधर से वो जंप करके कहाँ पे आ रहा है, वो इधर आ रहा है शेल नंबर 2 में। शेल नंबर 2 में ये आया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये शेल नंबर 2 में आया है तो इसने फोटोन रिलीज किया है, एनर्जी रिलीज की है। अब हमें बताएं कि ये एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, ठीक है। तो अगर इधर मौजूद हो इलेक्ट्रॉन या इधर मौजूद हो, तो हर शेल में जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो उसकी एक मखसूस एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जिनने वीडियोस नहीं देखी हुई तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके और इसकी जो है ना वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होती है शेल की। तो जिस शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम कहेंगे E2। ज़्यादा एनर्जी को E2 कहेंगे, कम एनर्जी वाले शेल को हम E1 कहेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है E2 में, जब 5 शेल में मौजूद है तो उसकी एनर्जी E2 है। जब हमारा शेल 1 में आएगा तो उसकी एनर्जी E1 बन जाएगी, ठीक है। तो अब E2 जो है ज़्यादा एनर्जी है, E1 कम एनर्जी है, तो डेफिनेटली एनर्जी E2 से E1 में आएगा तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करके आएगा। तो अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी,
हम कहेंगे एनर्जी रिलीज जितनी कितनी होगी वो डेफिनेटली इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस, दोनों शेल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा E। ये डेल्टा E जो है वो बेसिकली एनर्जी रिलीज्ड है। ये हम कैलकुलेट कर लें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्योंकि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट पढ़ा हुआ है, इसकी डेरिवेशन भी की हुई है कंप्लीटली, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इस फार्मूला की मदद से, इस सिंपल से फार्मूला की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1/n स्क्वायर। एन स्क्वायर, एन क्या है? nth शेल, जिस शेल की में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम मालूम करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट है और उसका वैल्यू जो है हमारा है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स। ठीक है, तो अब अगर एक शेल में, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है, तो इसी तरह हम अगर E2 की बात करेंगे तो E2 की जगह हम बात करेंगे तो इनका जो वैल्यू है वो 2 दे देंगे हम। सही है, इसी तरह हम डेल्टा E के अभी इसी फार्मूला को यूज करते हुए डेल्टा E का वाला सेम फार्मूला अभी हम दोबारा अप्लाई करते हैं। तो हम E2 जो है ज्यादा एनर्जी वाला जो शेल है उसकी जगह हम उसका वैल्यू रख सकते हैं। E2 का ये वाला इस इक्वेशन को यूज करते हुए वैल्यू रख सकते हैं कि k माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1/n2 स्क्वायर। E2 तो n2 स्क्वायर। सही है, और इसी तरह माइनस वाली साइन ये फार्मूला की सेम रही और ये माइनस वाली साइन हमारी इस वैल्यू से आ गई और माइनस के अपॉन 1/n1 क्योंकि E1, ठीक है, E1 की जगह n1 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो माइनस के को हम कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस के को हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया डेल्टा E का। डेल्टा E बराबर हो गई माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल से दूसरे शेल में जंप करे तो किस तरह से एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ये इस फार्मूला को यूज करते हुए हम कर सकते हैं। तो अभी इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम ट्राई करते हैं जो क्वेश्चन हमने शुरू में डिस्कस किया उसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन में हमें जो ज्यादा एनर्जी वाला शेल था उसको हम N2 कहेंगे। जो ज्यादा एनर्जी वाला शेल था वो एनर्जी शेल नंबर 5 क्वेश्चन में हमें दिया गया है, और जो कम एनर्जी वाला शेल है जिसमें वो जंप करेगा ज्यादा एनर्जी वाली शेल से कम एनर्जी वाली शेल की तरफ आएगा उसको हम N1 कहेंगे, और N1 जो है हमारा 2 के बराबर है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि ज्यादा शेल जो होगा, ज्यादा एनर्जी वाला शेल, उसको N2 कहेंगे और उसकी एनर्जी को E2 कहेंगे, और जो हमारा कम एनर्जी वाला शेल होगा उसकी एनर्जी को E1 कहेंगे और उसके शेल नंबर को N1 कहेंगे। N1 जो है 2 के बराबर है, N2 हमारा 5 के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन से डेटा मिला हुआ है और ये हमें फार्मूला ड्राइवन था डेल्टा E का, और डेल्टा E में जो है N2 की वैल्यू जो है हमारी 5 है, उसको स्क्वायर हमने निकाल दिया। N1 की वैल्यू 2 है, उसका भी स्क्वायर निकाल दिया, और यहाँ पे हमने K का वैल्यू भी पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन आ जाती है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये जवाब आ जाता है, और देखें जवाब जो है वो माइनस में आ रहा है। माइनस में एनर्जी डेल्टा E का जवाब आने का मतलब है कि एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड। ठीक है, तो जब भी ज्यादा एनर्जी वाले शेल से इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले शेल की तरफ आएगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है 0.46 माइनस 0.46 इंटू 10⁻18 जूल्स, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -4.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। ठीक है, तो हमें सिंपल से इस फार्मूला को यूज करते हुए हम इस किस्म के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। के की वैल्यू हमें कांस्टेंट होती है, एन और N1 और N2 जो है वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं, तो हम बिल्कुल जो है फिंगर टिप्स पे इसको फार्मूला को याद करते हुए आराम से हम जो है ना राइट आंसर को क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक, तो हमने पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो ये एक फोटॉन एमिट करेगा। अब जो उसने फोटॉन एमिट किया है उसका वेव नंबर बताइए क्या है। आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब इन 4 ऑप्शन में से आप राइट ऑप्शन कब क्लिक कर पाओगे, कब टिक कर पाओगे, जब आपको पता हो कि आपको के वेव नंबर कैलकुलेशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा इजीएस्ट फार्मूला है जो कि आप जल्दी से यूज़ करके और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब हम उस सिंपल फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, बट सिंपल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, बट वीडियो के आखिर में वो लोग
जो सिर्फ फार्मूला जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो फ़ौरन वीडियो को स्किप करके लास्ट वाला पोर्शन देख लें और जिसमें मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा आपको सिंपल फार्मूला यूज़ करके। और वो स्टूडेंट जो कि चाह रहे हैं कि लगे हाथों हम डेरिवेशन भी उस फार्मूला की सीख लें, ताकि अगर बोर्ड के एग्ज़ाम आए तो उनको जो है हम जो ना अपने पेपर में भी सॉल्व कर सकें प्रॉपर नमूने से और एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकें। तो चलिए डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। हमें पता है कि वेव नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ, या ऐसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो है वेव नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरी तरफ हमारी एनर्जी ऑफ फोटॉन के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब हम इन दोनों रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। हमें एनर्जी ऑफ फोटॉन मालूम करने का फार्मूला पता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखी हुई वो चैनल में जाके और हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी ऑफ फोटॉन को मालूम करने का फार्मूला कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन हमने प्रॉपरली सीखी हुई है। उसके बाद इसी फार्मूला को हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम ये वाला रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा, जो रिलेशनशिप है हमारा कि डेल्टा ई जो है एच न्यू के बराबर भी होता है, ये हमारा वेल नोन रिलेशनशिप है, डेल्टा ई एच न्यू के बराबर होता है। तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है ताकि फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए वेव नंबर वाला रिलेशनशिप पे हम पहुंच जाएं, ठीक है। तो अब इस फार्मूला से अगर हम डेल्टा ई की जगह हम एच न्यू पुट कर लें तो ये फार्मूला इस तरह से कुछ बन जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एच को हम, या जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे एच स्क्वायर था, यहाँ पे एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम एच क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम इसको फ़िलहाल के लिए सेपरेट रख रहे हैं ताकि हम इसको सिंपलेस्ट वर्जन में लेके जाएं, ठीक है। इसको एच क्यूब लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फार्मूला को फिनिश कर सकते हैं, बट हम इसको सिंपलेस्ट वर्जन में लेके जाना चाह रहे हैं क्योंकि हम अल्टीमेटली यही चाह रहे हैं कि एमसीक्यूज़ को हम जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो चलिए इसको सिंपलेस्ट ऑफ वेज में जो है इक्वेशन को सिंपल एक फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि जो एम ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जो बराबर होता है वो के कांस्टेंट के बराबर होता है। ये जब डेल्टा ई की हमने इक्वेशन ड्राइव की थी तो उस वक्त हमने ये मालूम किया था, और उसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला पोर्शन जो है ये के बराबर बनता है, तो यहाँ पे हम के लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय एच कर देंगे, के डिवाइडेड बाय एच कर देंगे। तो हमारा ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इक्वेशन नंबर 3 में तब्दील हो जाएगी। और अगर इसको और मज़ीद सिंपल करना है तो एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, उसका हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। एच प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल्स पर हर्ट्ज़, ठीक है। अब यही जो है मैं इक्वेशन नंबर 3 में अगर वैल्यू पुट करूं एच की जगह, तो ये इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें मैंने पुट किया तो जूल में कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं सिंपल डिवीजन वाली मल्टी ऑपरेशन में अगर इस पे अप्लाई करूं तो मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन आती है। तो कि फ्रीक्वेंसी अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे पास सिंपल सा फार्मूला मौजूद है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 जो है वो हायर शेल होता है, n1 जो है वो लोअर शेल नंबर होता है, ठीक है। तो अगर मुझसे वेव नंबर, इधर तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर फ्रीक्वेंसी भी पूछी जाए तो मैं इसको यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकता हूँ। चलिए जब हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली, ये देखें कांस्टेंट है, ये हमें दोनों पता है कि कौन से शेल की में ट्रांजिशन हो रही है, वो हमें जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम फ्रीक्वेंसी तो इजीली मालूम कर सकते हैं। जब फ्रीक्वेंसी इजीली मालूम कर ली, तो जब हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली तो फिर हमें एक सिंपल सा रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के दरमियान मौजूद मालूम है, क्योंकि हमें वेव नंबर पूछा जा रहा है तो हमें अल्टीमेटली वेव नंबर ही फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। वेव नंबर को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स दी
वेव नंबर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का भी हमें वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें जो है ना इक्वेशन पता है, इधर से हम जस्ट वेव नंबर का वैल्यू पता है, हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता है, वेव नंबर मालूम करना है तो वेव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमें वेव नंबर मिल जाएगा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल गई, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, यहाँ पे लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, वेव नंबर हमें मालूम हो जाएगा और हम वहाँ से राइट ऑप्शन क्लिक कर पाएंगे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है। या तो फिर ये कर सकते हैं कि हम वेव नंबर के लिए अलहदा ही एक इक्वेशन ड्राइव करें जो कि सिंपल इक्वेशन हो और एक ही इक्वेशन हो, उसको याद कर लें और वेव नंबर के बारे में जब भी पूछा जाए तो बस डायरेक्टली वही इक्वेशन अप्लाई करें फ्रीक्वेंसी के तरह। वो भी बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 हमने अभी जो है ड्राइव की थी। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास इस तरह से थी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन थी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू m e⁴ अपॉन 8ε0² h³ बन जाता है और मल्टीप्लाई बाय 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। h³ क्यों बना था? क्योंकि h न्यू था यहाँ पे, तो h यहाँ पे लेके आए थे, h² से h³ बन गया, ठीक है। अब हम वेव नंबर वाली इक्वेशन रिलेशनशिप जो है फ्रीक्वेंसी का वो वाला यूज़ करें तो हमारे पास वेव नंबर बन जाता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट जो है c, ठीक है। अब इसको ही अगर इसी इक्वेशन में हम वेव नंबर की इक्वेशन में अगर फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है वो पुट करें, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन यहाँ से लेके इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाती है। ये हमारा कांस्टेंट था, ये जो है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ फार्मूला में आ रहा था और सी हमारा नीचे ऑलरेडी है अब इस फार्मूला की वजह से, तो सी यहाँ पे आ गया। तो ये एक पूरा का पूरा टर्म जो है कांस्टेंट बन जाता है और इसको कहा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, RH के नाम से जाना जाता है। और रेडबर्ग कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू है 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10⁷ पर मीटर। ये रेडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला है और इस पूरे की जगह हम अब एक वेव नंबर की इक्वेशन को ऐसे कह सकते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू RH मल्टीप्लाई बाय 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इसमें हमें RH का वैल्यू पता है, n1 का पता है कि n1 हमें जो है कहा गया है 2 है, शेल नंबर 2 है लोअर शेल, और हायर शेल जो है शेल नंबर 4 है। तो यहाँ पे शेल नंबर 4 का वैल्यू रखें, शेल नंबर 2 रखें n1 की जगह, और रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें तो आपका वेव नंबर निकल आएगा जिसको आप करेक्ट ऑप्शन से कंपेयर करके सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।